बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्सक्रिप्शन समझा दिया था, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट से बता देती हूँ। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो मेंबरशिप फ़ी देते हैं उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये रेवेन्यू रिसीट है, इसलिए कहा जाता है इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का कौन सा पोर्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है, किस चीज़ को ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना है, किसको लायबिलिटी साइड दिखाना है, किस चीज़ को क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो ये भी फ़ी ही है, मेंबर के द्वारा दिया जाने वाला फ़ी ही है, मगर ये जो फ़ी है वो कुछ मेंबर्स अपने आप को पूरी लाइफ के लिए मेंबर बनाना चाहते हैं। तो वो जो फ़ीस है वो लमसम, ये वर्ड ध्यान रखिएगा बच्चों, ये लमसम मतलब इकट्ठी फ़ीस दे देते हैं पूरे लाइफ के लिए, तो उसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहते हैं। लाइफ मेंबरशिप फ़ी की मीनिंग लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन ऑर्डर टू बिकम मेंबर फॉर होल लाइफ सम मेंबर्स प्रेफर टू पे फ़ी इन लम सम। लम सम मतलब इकट्ठा, एक बार में ही, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में नहीं, एनुअली नहीं। तो ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी कहलाती है। अच्छा बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो कहीं तो किसी किसी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो इसे कैपिटल रिसीट माना गया है। ये बोला गया है कि तो एक टाइम ही देता है मेंबर, तो इसलिए नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो कैपिटल रिसीट है। तो कैपिटल रिसीट कहाँ होता है बच्चों? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कैपिटल रिसीट्स शो करते हैं लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो होगा। मगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फ़ी को रेवेन्यू रिसीट माना गया है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके लिए आप ध्यान देना कि आप क्वेश्चन में वैसे तो कुछ नहीं कहा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर बोला जाए कि ये रेवेन्यू रिसीट समझ के इसकी ट्रीटमेंट करो, तो रेवेन्यू रिसीट आपको पता होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड जाता है। अगर क्वेश्चन में बोला इसे कैपिटल रिसीट करके ट्रीट करो तो आप इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आप इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखें। मैं इसे कैपिटल रिसीट मान के ही ट्रीट करती हूँ, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा नोट नीचे ज़रूर लिख दीजिएगा कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो कोई भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं करेगा और आपको बोर्ड में भी स्कोर मिलेगा। समझ में आ गया बच्चों? दोबारा बता देती हूँ, लाइफ मेंबरशिप फ़ी अगर दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट में, हम कर क्या रहे हैं बच्चों? हम रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना सीख रहे हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट में ये सारे आइटम्स दिए होंगे और उनको कहाँ पे, बैलेंस शीट में लिखना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यही तो हमें चूज़ करना है। तो अगर लाइफ मेंबरशिप फ़ी रिसीट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, ऑब्वियसली रिसीट साइड दिया होगा क्योंकि ये मिल रहा है पैसा, ठीक है। तो आप इसे अगर कुछ नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट मानेंगे। और आप नीचे छोटा सा नोट भी डाल दीजिए, वी ट्रीटेड लाइफ मेंबरशिप फ़ी एज कैपिटल रिसीट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज़ बस ध्यान देनी है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आइटम है वो है डोनेशन। डोनेशन आप सबको पता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो एनपीओज़ को, एनजीओज़ को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशंस देती हैं। तो डोनेशन दो तरीके की हैं बच्चों, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। जनरल डोनेशन का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनपीओ है, वो इस डोनेशन को कहीं पे भी जनरल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें जिस भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए वो जनरल डोनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली जो डोनेशन, इस तरीके की डोनेशन है वो मिलती रहती है एनपीओ को, तो ये रिकरिंग नेचर है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट है। और रेवेन्यू रिसीट कहाँ जाती है बच्चों? इनकम साइड जाती है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड लिखेंगे। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हो या सिर्फ जर्नल डोनेशन वर्ड हो, सिर्फ डोनेशन वर्ड हो तो भी हम उसे जर्नल डोनेशन ही मानेंगे बच्चों। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशंस क्या होते हैं? ये स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए होते हैं बच्चों, इट इज़ फॉर स्पेशल पर्पजेस, सो इट इज़ ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक डोनेशन को कैपिटल रिसीट मानेंगे और कैपिटल रिसीट आप सबको बता चुकी हूँ मैं कि लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर रिसीट एंड पेमेंट में सिर्फ डोनेशन लिखा है तो हम उसे जनरल डोनेशन मानेंगे और वो रेवेन्यू होता है, और हम कहाँ लिख देंगे, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन दिया, अच्छा स्पेसिफिक डोनेशन मतलब उसमें कोई ना कोई स्पेशल वर्ड लिखा होगा, जैसे कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ओके बच्चों, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, तो पर्टिकुलर कुछ लिखा होगा डोनेशन के साथ, उसका पर्पस भी लिखा होगा, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। और स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है एनपीओ के लिए कि वो उसको स्पेशल पर्पसेस में ही ट्रीट करें। तो स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसीट है और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डोनेशन है तो आप जनरल डोनेशन मानेंगे, और डोनेशन के साथ अगर पर्पस दिया है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन है, दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेगेसीज। लेगेसीज क्या होता है बेटा, जब कोई इंसान है, कई बहुत सारे लोग जो हैं वो एनपीओ को अपनी विल के अकॉर्डिंग कुछ अमाउंट या प्रॉपर्टी देकर जाते हैं, यानी वो लिख देते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे बाद एज पर माई विल वर्ड है वसीयत, ठीक है, मुझे मेरी ये इतना अमाउंट या मेरी ये जायदाद किस पे जाना चाहिए, इस एनपीओ को जाना चाहिए। तो लेगेसी क्या है, अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनपीओ एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड मतलब जिस व्यक्ति की डेथ हो गई हो, डिसीज्ड पर्सन। ये अगर मीनिंग आ जाएगा तो आपको लिखना है, मीनिंग भी याद करना है बच्चों सबका, इसीलिए मैंने एक एक लाइन में मीनिंग लिख दिया है। लेगेसीज अमाउंट और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एन एनपीओ, कैसे मिला उसे, एज पर द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, जिसकी डेथ हो गई है उसकी वसीयत के अकॉर्डिंग मिला, उसने अपनी जो अमाउंट है या प्रॉपर्टी है वो लेगेसी वो एनपीओ को दे दिया है, ठीक है। तो ये बेटा कैपिटल रिसीट है, क्योंकि नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, रोज़ रोज़ तो वसीयत नहीं कोई अपनी लिख कर दे देगा, कभी कभी ही मिलती है, तो इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल रिसीट को कहाँ लिखते हैं बच्चों, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्पेसिफिक आपको पता चल गया लेगेसी कहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट है बेटा एंट्रेंस फ़ी। कहीं पे भी एंटर करने के लिए हमें फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है, तो एंट्रेंस फ़ी वही चीज़ है, एनपीओ में एंट्री करने के लिए जो फ़ी देनी पड़ती है वो एंट्रेंस फ़ी है। और ये रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि जब जब कोई आएगा एंट्रेंस फ़ी देगा, तो इसे रेवेन्यू रिसीट है। और ये रेवेन्यू रिसीट को कहाँ लिखते हैं बच्चों, पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, रेवेन्यू रिसीट को इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन बच्चों मैंने आगे लिखा भी है, इफ़ नथिंग इज़ रिटन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड एंट्रेंस फ़ी दिया है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप इसे कहाँ ले जाएंगे, सारा का सारा अमाउंट इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर लिखा है कि एंट्रेंस फ़ी का 40% कैपिटलाइज कर दो, मैं लिख कर बता रही हूँ, मान लीजिए बच्चों एंट्रेंस फ़ी ये दिया हुआ है 60,000 रुपी, ठीक है, कहाँ दिया हुआ है ये, रिसीट साइड में, रिसीट साइड में ये वर्ड दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन करना है। अब नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा है ट्रीट कैपिटल एंट्रेंस फी is to be, या 40% एंट्रेंस फी is to be capitalized। क्या दिया हुआ है बच्चों, 40% एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये दिया है। तो 60,000 का 40% यानी कि 24,000, 60,000 का 40% कितना होगा बच्चों, 24,000, उसे कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल रिसीट समझना है, और जिसको कैपिटल रिसीट हम समझते हैं या कैपिटलाइज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, ठीक है बच्चों। ये अभी मैंने बताया था कि कैपिटल रिसीट को बैलेंस शीट की कहाँ लिखा जाता है, लायबिलिटी साइड। तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, लायबिलिटी साइड क्या लिख देंगे, एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फी लिखेंगे बच्चों, सिर्फ 40%, क्योंकि 40% को ही कैपिटलाइज करना है। और जो बचा हुआ है, कितना बच गया बच्चों, 60,000 है, 60,000 में से 24 आपने यहाँ डाल दिया, तो 60% यानी कि 36,000 जो है वो बच गया। और उसे आप क्या लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था, जो कैपिटलाइज नहीं होता उसे इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मानते हैं।
तो ऐसे एंट्रेंस फ़ी को बाइफरकेट किया जा सकता है अगर क्वेश्चन में लिखा है। मान लीजिए ये लाइन क्वेश्चन में नहीं होती है, मैं छुपा दे रही हूँ, सिर्फ ये होता है एंट्रेंस फ़ी रिसीट साइड दिया होता, तो आप कहाँ लिखते बच्चों? वेरी गुड, रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड में अगर एंट्रेंस फी 60,000 दिया है और क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा, तो हम इस पूरे 60,000 को इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर वर्ड ये हो गया कि 40% को कैपिटलाइज करो, तो इसका 40% कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि कैपिटलाइज करना है। और बचा हुआ कहाँ चला जाएगा? जैसे आप इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं इनकम साइड, अगर यहाँ पे 60 होता तो 60% यहाँ चला जाता, बचा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। मैं इस बोर्ड का जो पिक है वो भी आपको सेंड कर दूँगी, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसे समझ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ और हम इस वीडियो में कर लेते हैं, एक और टॉपिक कर लेते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों क्या कर रहे हैं हम? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चों ये जो छोटे छोटे आइटम्स थे, जैसे लेगेसी था, लाइफ मेंबरशिप फ़ी था, ये सब 1 मार्क में आ सकता है, या बड़े क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट में दिया है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ उसे लिखें। मतलब अगर रिसीट एंड पेमेंट में डोनेशन दिया है तो आप डोनेशन कहाँ लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड लिख देंगे। अगर लेगेसी रिसीट एंड पेमेंट में दिया है तो आप लेगेसी को कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो वो 1 मार्क में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ लेगेसी, या 1 मार्कर में आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी, तो आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जो मैंने सब्सक्रिप्शन कराया था, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस कराए थे, वो 3 या 4 मार्क्स में भी अलग से आ सकते हैं। ऐसे ही ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, ये भी 3 या 4 मार्क में अलग से आता है। ज़्यादातर ये आता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाला जो टॉपिक है वो तो बड़े वाले क्वेश्चंस में भी ज़रूर आता है। तो कई बार बोर्ड क्या करता है, बड़े वाले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन डाल देता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो छोटे क्वेश्चंस में डाल देता है। ठीक है, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, फंड का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर काम के लिए एक फ़ंड बना दिया। ठीक है, स्पेसिफिक फ़ंड बना दिया। जैसे कि अगर मैं आपको आपके शब्दों में समझाऊं कि मान लीजिए इस बार कोरोना वायरस की वजह से या जो भी हमारे सिचुएशन चल रही है कंट्री में, उसकी वजह से आप होली सेलिब्रेट नहीं कर पाए और आपने अभी सोचा कि चलो होली नहीं मना पाए, कोई बात नहीं, वो सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, अब हम दिवाली मनाएंगे। तो हम एक दिवाली फ़ंड बनाते हैं। आपने क्या सोचा बच्चों कि दिवाली फ़ंड बनाते हैं। ठीक है, तो आपने एक गुल्लक टाइप का, आप समझ लीजिए कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ मैं, जल्दी समझ आ जाएगा कि आपने दिवाली फ़ंड बना लिया। ठीक है, और उसमें मान लीजिए आपने 5,000 रुपीज़ आपके पास थे, आपने उसमें डाल दिया कि दिवाली फ़ंड है। ठीक है, अब इस फंड का मतलब है इसका इस्तेमाल जो है, इस पैसों का इस्तेमाल आप सिर्फ दिवाली पे ही करेंगे या दिवाली पे होने वाले कामों के लिए ही करेंगे। तो जो भी खर्चा होना है दिवाली के लिए वो आप यहाँ से लेंगे, और अगर दिवाली के नाम से कोई आपको पैसे मिलेंगे, इनकम, वो भी यहीं पे ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी गुल्लक में डालेंगे, आप ये मान के चलिए। समझ आ गया कि जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन ओपन हो जाता है और आपकी नानी जी आपके घर आ जाती हैं और वो आपको 1,000 रुपये देकर जाती हैं कि भाई मैं दिवाली पे तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन अभी से ले लो बच्चों दिवाली के लिए। तो आप, क्योंकि ये क्या है, इनकम है, दिवाली की इनकम है, दिवाली के नाम से मिली है, तो आप इस इनकम को इसी फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो टोटल इनकम ये हो गई। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आपने, या कोई एग्जीबिशन में गए और वहाँ पे आपको बहुत सुंदर कैंडल्स मिल रही हैं, बेशक दिवाली अभी नहीं है आपने, लेकिन आपने देखा बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स हैं या दिए हैं, तो आपका मन हो गया लेने का कि चलो हम दिवाली पे इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो आपने 500 के कैंडल्स या दिए ले लिए। तो ये जो एक्सपेंस आपने किया ये दिवाली के लिए किया, तो ये एक्सपेंस भी इसमें से ही माइनस होगा बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये है कि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, उस स्पेशल पर्पस के लिए जिसके लिए बनाया जाता है उसकी इनकम को वहीं पर ऐड करते हैं और उसके एक्सपेंस को वहीं से लेस करते हैं।
ठीक है। तो ये है, तो ये आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए था, आप ये तो नहीं कर सकते। तो हम न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और आपको ये फटाफट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस, टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। 3 मार्क्स बच्चा आराम से इसमें ले लेता है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, how would you treat the following item in a financial statement of not for profit organization? ठीक है, ये सारे आइटम्स हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ट्रीट करना है वो लिखना है। बहुत सारे केसेस हैं। तो पहला केस है टूर्नामेंट फंड, ₹10,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है 3,000, रिसीट्स फ्रॉम टूर्नामेंट दिया है 4,000। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट कर रहे हैं, पहले वाला केस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने एक और बात नहीं बताई, जो फंड है वो एनपीओ की लायबिलिटी है कि स्पेशल पर्पस पे ही उसको यूज़ करे। तो ये हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड, लायबिलिटी साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले के जब हम ट्रीटमेंट करेंगे फर्स्ट पार्ट की, तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देंगे। आपको पता है बच्चों, ये लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड कहाँ लिखना है? ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। टूर्नामेंट फंड कितना दिया हुआ है बच्चों? 10,000, 10,000 हमने लायबिलिटी साइड अंदर की तरफ लिखा है। अब जितनी भी इनकम टूर्नामेंट से रिलेटेड है वो यहीं पे ऐड होगी, और जितनी भी एक्सपेंस टूर्नामेंट से रिलेटेड है वो यहीं पे माइनस होंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस, पहले हम इनकम को ऐड कर देंगे, याद रखिएगा, ऐड इनकम करने से वो माइनस में नहीं जाएगा। रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, देखिए बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये पहला केस है टूर्नामेंट एक्सपेंस। हम ये भी माइनस कर सकते थे पहले, मगर मेरी हैबिट है मैं पहले इनकम को ऐड करती हूँ। तो पहले मैंने इनकम को ऐड किया 4,000, इस तरीके से हम ऐड कर देंगे इनकम, और इसमें से जो एक्सपेंस है टूर्नामेंट वो माइनस कर देंगे। एक्सपेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 3,000, ये माइनस कर देंगे तो बाहर क्या चला जाएगा? माइनस करने के बाद 11,000 आउटर साइड। दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ टूर्नामेंट। फर्स्ट केस की ट्रीटमेंट ये हो गई बच्चों। ठीक है, टूर्नामेंट फंड, हमने फंड है तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, जितनी भी इनकम है वो यहाँ पर ऐड होगी, जितने भी एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड है टूर्नामेंट से वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे, और आउटर साइड आपका ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। अब ये ऊपर से नहीं रिलेटेड है बेटा, ये अलग केस है, बिलियर्ड मैच एक्सपेंस। अब एक्सपेंस दिया, यहाँ पे कोई फंड तो है नहीं। अगर होता बिलियर्ड मैच फंड, तो फंड होता तो ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखते बिलियर्ड मैच फंड, और उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर कोई फंड नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस लिखा है। तो जब फंड नहीं है तो ये हम एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज़ शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एज देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, सो 1,500 incurred एज बिलियर्ड मैच एक्सपेंस वुड बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट बनाया और लिख दिया गया। ठीक है, अब थर्ड वाला केस देखते हैं, प्राइज फंड। अब यहाँ पे फंड है बच्चों, तो हम फंड कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो हम ये भी इसी में देख लेते हैं। मैं इसका भी पिक आपको भेज दूंगी सॉल्यूशन का, और इसको यहीं से देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में दोबारा से हम क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस फंड 5,000, तो हम ऑब्वियसली प्राइस फंड कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड, प्राइस फंड। ठीक है,
अमाउंट कितना दिया है बच्चों? 5000 लिख दिया। इनर कॉर्नर अंदर की तरफ, बाहर कॉलम में नहीं जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने दिवाली फंड बनाया तो उसमें पैसे पड़े हैं, घर पे पड़े हैं, ऐसे ही एनपीओ ने प्राइस फंड बनाया, पैसे पड़े हुए हैं। तो कई बार एनपीओ क्या करता है, ये पैसे आइडल ना हो, वेस्ट ना हो, पड़े हुए ना रहें, उनको कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देता है। तो इसी फंड से इन्वेस्ट किया गया है, इसी फंड को, इसी पैसे को कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट किया गया है, इसलिए ये इसकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। जो पिछले वाले केस में टूर्नामेंट में नहीं था, अगर गिवन है तभी करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आगे प्राइज पेड दिया हुआ है और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है, यानी कि 5000 रुपये जो फंड है उसमें से 4000 रुपये जो है वो आउटसाइड इन्वेस्ट किए गए। तो इन्वेस्टमेंट जो बच्चों वो बैलेंस शीट की एसेट साइड आता है, आपको पता है। तो हम ये बैलेंस शीट की एसेट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरा इसका नाम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। बच्चों ये यहाँ पे क्यों आया तो समझ में आ गया, क्योंकि हमने इस फंड में से, इसी में से पैसे जो है, ये तो फंड बनाया हमने और इसी में से बाहर इन्वेस्ट कर दिया। तो जब भी हम कभी बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एसेट बन जाती है हमारी। तो हमने एसेट लिख दिया 4000 एसेट साइड। ठीक है, तो अगर रिलेटेड फंड का कोई इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट साइड। लेकिन बच्चों हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे कुछ ना कुछ पैसे रिटर्न मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से जो भी मिलेगा हमें, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इनकम है और इसी फंड में ऐड होगा, क्योंकि इस फंड से रिलेटेड इनकम इसी फंड में ऐड होना है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है फंड के बाद, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो हम वो कहाँ ऐड करेंगे बच्चों? फंड में ही ऐड करेंगे। ये वाला जो इंटरेस्ट है वो यहाँ मत शो कर देना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ शो होगा क्योंकि वो एसेट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम मिल रही है वो इनकम है और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकती क्योंकि फंड है। फंड बेस्ड में हम फंड की इनकम को फंड में ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, और ये इंटरेस्ट है हमारा 500, तो हमने क्या कर दिया, इसे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और वर्ड रह गया था हमारा, प्राइस फंड हमने शो कर दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शो कर दिया, प्राइजेज पेड। प्राइजेज पेड, पेड हो रहा है यानी कि पेमेंट, खर्चा हो रहा है, तो यहीं से लेस करेंगे, लेस प्राइजेज पेड। कितना प्राइस है बच्चों देखते हैं, प्राइजेज पेड 1000, तो 1000 लेस कर दिया हमने और आउटर कॉलम में हमने 4500 लिख दिया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया था, प्राइस फंड दिया था, हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखा, फिर इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया था, इंटरेस्ट मिल गया है इस प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि इसी का इनकम है, इसी से रिलेटेड प्राइजेज हमने दिए हैं, तो प्राइजेज दिए हैं तो यहाँ पे माइनस कर दिया, लेस कर दिया, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमने एसेट साइड दिखा दी। ठीक है बच्चों, यहीं पे मैं एक और बात बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पे पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलता, कुछ एक्रूड रह जाता है, यानी मिल तो जाना चाहिए पूरे साल का मगर मिला नहीं। मान लो 8 महीने का मिला और 4 महीने का नहीं मिला, तो जो इंटरेस्ट नहीं मिला, एक्रूड इंटरेस्ट, वो यहाँ पर ऐड होगा क्योंकि इनकम तो यहीं का है। और एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि वो पोर्शन जो नहीं मिला वो एसेट साइड भी लिखेंगे। एसेट साइड हम एक्रूड इनकम लिखते हैं, अगर आपको याद हो तो। क्यों एसेट साइड लिखते हैं? क्योंकि भविष्य में वो मिलेगा, फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट का कुछ पोर्शन नहीं मिला वो यहाँ पे ऐड भी होगा और यहाँ पे एसेट साइड भी लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट करके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज केस आ सकता है, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस नहीं आता। ठीक है बच्चों, एक और देखते हैं हम, 4th पॉइंट देखते हैं, रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो 2500, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 1500। अब बच्चों आप देखो यहाँ पे कहीं सिनेमा फंड नहीं है, अगर सिनेमा फंड होता तो हम सिनेमा फंड को यहाँ पे लिखते, रिसीट ऐड कर देते और एक्सपेंस लेस कर देते। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई भी सिनेमा फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो ये फंड बेस्ड नहीं है, तो हम एक्सपेंसेस को अलग से इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस को डेबिट साइड लिखेंगे और रिसीट्स को इनकम साइड। तो रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो
2500 कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है बच्चों, ये मैं लिखा हुआ दिखा देती हूँ, एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो एक्सपेंडिचर साइड, रिसीट इनकम साइड। क्यों यहाँ पर गया, क्यों बैलेंस शीट में नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे फंड नहीं है। अगर फंड होता तो हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक्सपेंसेस माइनस करते और इनकम को वहीं पे प्लस कर देते, क्योंकि फंड से रिलेटेड इनकम वहीं प्लस होती है और फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस वहीं पे माइनस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। ये 4 ही केस थे इस पहले क्वेश्चन में, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। हम एक और चीज़ बता देती हूँ बच्चों में, मुझे जो 2-3 चीज़ें लग रही हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में जैसे मान लो पहला ही क्वेश्चन है, हम पहला ही पॉइंट या प्राइस फंड ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हम मेरे बोर्ड पे इसका सोल्यूशन है। तो अगर हम ये डिस्कस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों एक बार और, थोड़ी सा जो बोर्ड में डिफ़िकल्टी लेवल क्या क्या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उस बेसिस पर। इसके बाद आपको फंड बेस्ड में कुछ भी नहीं सीखना है, इसमें कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अगर आपने ये सीख लिया तो प्राइजेस फंड दिए हुए हैं 5000, ये क्वेश्चन ही उतार रही हूँ मैं फ़िलहाल। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 500 रुपी, प्राइजेस पेड गिवन है ₹1000 और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट गिवन है ₹4000। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए, और आप प्लीज़ इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं है सीखने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग आप बार बार 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे, आपको आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं सीखना, कुछ और नहीं आ सकता। 3 या 4 मार्क में अगर आएगा तो आप डेफिनेटली 100% 3 या 4 मार्क स्कोर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था फंड बेस्ड का, प्राइस फंड गिवन है। जो भी ये तो हम खैर डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और वर्ड ऐड कर देती हूँ, मैच एक्सपेंस 500, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये वर्ड भी होता, तो बच्चों ये प्राइस फंड है। प्राइस फंड में आपने प्राइस फंड का इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर दिया, प्राइजेस पेड लेस कर दिए, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख दिया। लेकिन मैच एक्सपेंस को आप यहाँ नहीं ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मैच वर्ड है, प्राइस वर्ड नहीं है। ये सिर्फ एक्सपेंस है और सिर्फ एक्सपेंस है, इससे रिलेटेड फंड नहीं है। तो अगर सिर्फ रिलेटेड फंड ना हो तो हम उस एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड, पूरा नहीं लिख रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इनकम साइड और ये, ठीक है। तो ये जो मैच एक्सपेंस है ये यहाँ पे चला जाएगा, एक्सपेंस साइड। बच्चों क्यों मैच एक्सपेंस यहाँ पे एक्सपेंस साइड क्यों गया, यहाँ पे प्राइजेज में क्यों नहीं माइनस हुआ, क्योंकि मैच है। मैच फंड अलग चीज़ होगी, प्राइज फंड अलग चीज़ होगी। तो आप प्लीज़ नाम से इसको कोरिलेट नहीं करना, पर्टिकुलर नाम ही आपको लेना है। जैसे मान लो मैच के अलावा यहाँ पर आ जाता टूर्नामेंट, या अगर हम इसमें करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं बता दूं टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, जो भी हमने डिस्कस किया फर्स्ट पार्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया है, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट दे, इसी के आगे मैच एक्सपेंस तो हो सकता है आप लोग बच्चे हो, आपके दिमाग में आएगा मैच तो टूर्नामेंट्स में ही होते हैं, तो ये इसी का एक्सपेंस है तो यहीं माइनस कर दो। नहीं बच्चों, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैच एक्सपेंस लिखा है इस फर्स्ट पॉइंट में तो आप उसे टूर्नामेंट फंड में माइनस नहीं करोगे, क्योंकि टूर्नामेंट अलग नाम है, मैच अलग नाम है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, ये आपको समझना ही पड़ेगा,
ठीक है। जैसे हम अगर हम हंसी की बात बताएं तो जैसे श्याम कृष्ण को कहते हैं, तो एक कृष्ण है और एक श्याम है, तो वो दो अलग अलग लोग हैं। हम उन्हें मिक्स नहीं करेंगे, नहीं नहीं श्याम भी कृष्ण है तो ये वही और ये वही है, इसने जो किया वो, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो टूर्नामेंट है और मैच है, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो हम उन्हें मिक्स नहीं करेंगे। अगर इसी पॉइंट में मैच एक्सपेंस होगा तो हम उसे मैच एक्सपेंस भी अलग से दिखाएंगे, और क्योंकि उस एक्सपेंस से रिलेटेड फंड नहीं है तो इसलिए हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर मान लो 1 मार्कर में आ जाता हाउ वुड यू ट्रीट प्राइज एक्सपेंस, अब सिर्फ एक्सपेंस है ना बच्चों, वहाँ पे फंड की बात तो नहीं हो रही है, तो आप लिखेंगे कि प्राइज एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर वहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू ट्रीट प्राइज फंड, इफ़ देयर इज़ अ प्राइज फंड ऑफ रुपीज़ दिस एंड देयर इज़ अ प्राइज एक्सपेंस ऑफ रुपीज़ दिस, तब आप उसे फंड को बैलेंस शीट में दिखाइए और एक्सपेंस को माइनस करके शो कर दीजिए। इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हाउ वुड यू ट्रीट बताया जाए, पूछा जाए 1 मार्क में, तो आप शो करके दिखा दीजिए, तो आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखने में थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज का और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो अगर आप शो कर दें तो दैट इज़ मोर बेटर। ठीक है। अब मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ, जो मैं बता भी चुकी हूँ, बट एक और चीज़ बता देती हूँ। मान लीजिए इसमें लिखा हो जो प्राइज फंड, जो इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है 15% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में क्या वर्ड लिखा था बच्चों? 15% और ऐड हो गया मान लीजिए, तो इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट में 15% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 4000 का 15% क्या होता है बच्चों? 600। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक वर्ड ऐड हो गया है 15%। तो आप निकाल के देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% कितना होता है? 600। ठीक है। जबकि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है बच्चों? 500 गिवन है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। इसका मतलब 100 रुपये जो है वो अभी भी नहीं मिला। 600 मिलना चाहिए था, 500 मिला है, इसका मतलब इट इज़ स्टिल नॉट रिसीव्ड, यानी एक्रूड इंटरेस्ट, जो मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया है, बट आपको अब शो भी कर रही हूँ कैसे करेंगे। तो ये जो 100 रुपये नहीं मिला, ये आपको यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है। तो उस केस में ये 4500 बाहर नहीं लिखेंगे, फिर तो उस केस में अंदर लिखेंगे, और ये जो 100 रुपये आपने ऐड किया ये भी ऐड कर देंगे, और बाहर क्या चला जाएगा आउटर कॉलम में? पूरा 4600। ठीक है बच्चों, तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड करना है, और क्योंकि एक्रूड है तो फ्यूचर में मिलेगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आप 100 रुपये यहाँ पे भी लिखेंगे बच्चों। ये एक डिफ़िकल्टी लेवल बोर्ड में बढ़ सकता है एक्रूड इंटरेस्ट का। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है, परसेंटेज दी हो तो आप ज़रूर इंटरेस्ट निकाल के देख लीजिएगा। और कई बार परसेंटेज नहीं दी होती, अलग से ही लिखा होता है ये वर्ड। हाँ, इंटरेस्ट ऑफ ₹100 इज़ एक्रूड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड ऐसे अलग से भी लिखा है। तो अगेन एक्रूड है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे भी दिखाएंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।